Hello guys, welcome to my channel Education World. In the last video, we have learned about the physical features of India. We have learned only about Himalayas. In this video, we'll learn about the rest of the physical features. Okay, so let's begin with the northern plain. Okay, the northern plain has been formed by the interplay of the three major river systems, namely Indus, Ganga, and Brahmaputra, along with its tributaries. See, first we'll see नॉर्दर्न प्लेन जो हिमालयास के नीचे यहाँ पर हिमालयास के नीचे ये पार्ट हिमालयास यहाँ पर ये फुट हिल्स है हिमालयास के नीचे ये जो एरियाज है यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन पाए जाते हैं। ठीक है, ये पूरा एरिया नॉर्दर्न प्लेन है। ओके, यहाँ पर थ्री मेजर रिवर्स फ्लो करती हैं, इंदस और उसके ट्रिब्यूटरीज लाइक सतलज, चेनाब, ब्यास, रावी वगैरह, and Ganga with its tributaries, and here Brahmaputra with its tributaries. So ये रिवर इस पूरे प्लेन को फर्टाइल बनाती हैं। ओके, it is formed of alluvial soil with a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate. ओके, अभी मैंने जैसे यहाँ पे आपको बताया कि ये पूरा एरिया थ्री मेजर रिवर्स से बनी है, जैसे कि इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी जो अलग अलग ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, तो जब भी वो रिवर यहाँ पे फ्लो करती हैं तो वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, और वो जो सेडिमेंट्स है वो यहाँ पर डिपॉजिट किया जाता है। बिकॉज ये फुट हिल्स है हिमालयास का, तो ये यहाँ पर स्लोप कम हो जाएगा रिवर का, तो यहाँ पे वो लोग अपने सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं, जिसकी वजह से ये पूरा एरिया इससे एलुवियल सॉइल से भरा हुआ है और इसलिए ये फर्टाइल है बहुत ज़्यादा। ठीक है, the rivers in the lower course split into numerous channels due to deposition of silt. ओके, अब ये हम देखते हैं, यहाँ पर ये बोला गया है कि जो रिवर यहाँ से फ्लो करती हैं, ये नॉर्दर्न एरिया से जब वो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से जब वो फ्लो करती हैं, जब इस एरिया में आती है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, तो यहाँ पे उनका स्लोप कम होने की वजह से, डिपोजिशन और ज़्यादा होने की वजह से रिवर्स जो हैं वो अपने आप को अलग अलग हिस्सों में बांट देती है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर का बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटरीज है, क्योंकि यहाँ से जब वो फ्लो करता है रिवर, तो यहाँ पे वो डिपोजिशन करता है, एंड डिपोजिशन करने की वजह से रिवर को बैरियर मिल जाता है, तो वो रॉक्स को कट नहीं कर पाता है, तो इसलिए रॉक्स के साइड में से फ्लो करने लगता है, तो इसलिए वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती हैं। ठीक है, और नॉर्दर्न प्लेन को हम मेनली 4 फीचर्स में डिवाइड करते हैं। नॉर्दर्न प्लेन का मतलब ये नहीं है कि वो पूरा एरिया प्लेन एरिया रहेगा, उसमें भी बहुत वैरायटीज़ है जो कि हम आगे देखेंगे। ये जैसे कि इस फोटो में दिख रहा है कि यहाँ पे ये हिमालयास है। ठीक है, ये हिमालयन माउंटेन है। अब यहाँ से जो रिवर फ्लो करेंगी वो हिमालय के कुछ पार्ट्स को इरोड करते हुए आएगी। ठीक है, तो पहले तो बड़े बड़े पार्ट्स, बड़े बड़े रॉक्स जो हैं वो इरोड होते हैं, तो जो पेबल लाइक रॉक्स है जो इरोड होते हैं वो पहले फुट हिल्स में यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, उसे हम भाबर कहते हैं। तो जो फुट हिल्स ऑफ हिमालयास क्या था, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखे थे, वो था शिवालिक। ठीक है, तो शिवालिक के नीचे जो डिपोजिशन होता है पेबल्स का, उसे हम भाबर कहते हैं। ठीक है, उसके आगे जब वो वेट स्वैम्पी एरिया बन जाता है, जब पानी वापस निकलने लगता है ये रॉक्स के नीचे से, तो उसे हम तेराई रीजन कहते हैं। ये बहुत ही डाइवर्स, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक
फॉरेस्ट पाया जाएगा और वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा रहेंगे, बिकॉज वेट और स्वैम्पी एरिया जब बनता है, जब वापस यहाँ पे पानी होता है एंड वो सॉइल से मिक्स होता है, तो ये एरिया जो वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही सूटेबल रहता है, बिकॉज यहाँ पे उनको पानी भी मिलता है, लैंड भी मिलता है, एंड जो फॉरेस्ट है जो उनको चाहिए रहता है वो भी यहाँ पे मिलता है, इसलिए ये बहुत ही डाइवर्स एरिया रहता है तेराई। ठीक है, अब जब ये यहाँ पर आता है, ये रिवर वैली में आता है, तो रिवर वैली जो है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर आप कहीं कोई समुद्र के पास या कोई नदी के पास गए हो तो आपने देखे हैं कि लहरें जो हैं वो ऐसा बाहर आती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब ये पानी ऐसा यहाँ पे आता रहेगा, तो ये रिवर के अंदर का जो डिपॉजिट्स रहता है उसे वो बाहर फेंकता है। ओके, पहले तो जब ये बाहर फेंकेगा तो यहाँ पे कुछ डिपॉजिट करेगा। ओके, यहाँ पे कुछ डिपॉजिट करेगा, फिर वो पानी और उससे पीछे डालते जाता है। ओके, तो इस वजह से ये वाला एरिया जो है ना वो और लैंड के करीब आते जाता है, इसलिए इसे ओल्डर डिपॉजिट्स कहते हैं। पहले रिवर ने यहाँ डिपॉजिट किया, फिर दोबारा पानी आया तो इस वाले एरिया को और पीछे ढकेल दिया, सो ये और ऐसा पीछे पीछे होते जाता है, इसलिए यहाँ पे ओल्डर डिपॉजिट्स हो जाते हैं। मतलब ये सबसे पहला डिपॉजिट यहाँ हुआ होगा ये एरिया में, फिर यहाँ हुआ होगा, फिर यहाँ हुआ होगा, फिर यहाँ। ओके, सो ऐसा करते करते ये ओल्डर डिपॉजिट बन जाते हैं एंड ये न्यूअर डिपॉजिट्स बन जाते हैं। ठीक है, जो ये येलो वाला पार्ट दिख रहा है ये न्यू डिपॉजिट्स हैं, एंड ये ग्रीन वाले एरिया में जो कि पहले यहाँ पे ही थे बट पानी ने उसे और पीछे डाल दिया, सो ये और एरिया के लैंड एरिया के करीब में आ गए, सो इसे ओल्डर डिपॉजिट्स कहा जाता है। ओके, इसे हम कहते हैं भांगर एंड इसे कहते हैं खदार। ओके, न्यूअर डिपॉजिट्स को हम कहते हैं खदार एंड ओल्डर डिपॉजिट्स को हम कहते हैं भांगर। ठीक है, सो ये 4 मेजर रिलीफ स्ट्रक्चर है, वैराइटीज़ है नॉर्दर्न प्लेन्स के। ओके, अब जो ये ओल्डर एलुवियम सॉइल है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कैल्सिरस डिपॉजिट्स है, मतलब यहाँ पे लाइमस्टोन का डिपॉजिट बहुत ज़्यादा रहता है। जब ये रिवर अपना डिपॉजिट्स यहाँ पे छोड़ता है और जब वो और पीछे होते जाता है तो वो और लैंड के करीब में आने की वजह से जो नरम जो चीज़ रहता है वो स्ट्रक्चर लेने लगता है, हार्ड स्ट्रक्चर लेने लगता है, और यहाँ पे वो लाइमस्टोन का रॉक पाया जाता है। ठीक है, सो नॉर्दर्न प्लेन में हमको यही कुछ पॉइंट्स है जो याद रखने हैं, जो कि है वो 3 मेजर रिवर्स से बना हुआ है, वहाँ पे एलुवियल सॉइल का ज़्यादा मात्रा पाया जाता है, इसलिए ये फर्टाइल ज़्यादा है, ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया रहता है, बिकॉज यहाँ पे एलुवियल सॉइल है तो जाहिर सी बात है लैंड फर्टाइल रहेगा, एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा, तो जहाँ एग्रीकल्चर होगा वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगा ही, बिकॉज लोग उसी जगह पे जाना पसंद करेंगे जहाँ पे उनको कुछ काम करने के लिए मिले। ठीक है, एग्रीकल्चर करने के लिए मिले। ओके, यहाँ पे लोअर कोर्स में रिवर्स स्प्लिट होती हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती हैं, एंड ये 4 मेजर रिलीफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में इतने ही पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने लायक है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू में हमको कुछ पॉइंट्स जो याद करने लायक है वो ये हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू इंडिया का जो ये पार्ट है, ये पार्ट, इसे हम पेनिनसुलर प्लेट्यू में मानते हैं। ठीक है, अब पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों, क्योंकि ये सी एरिया से ढका हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसके 3 साइड्स में सी है,
यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ इंडियन ओशन है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो जो एरिया 3 साइड से समुद्र या पानी से ढका हुआ रहता है उसे हम पेनिनसुलर एरिया कहते हैं। अगर चारों साइड से पानी रहेगा तो उसे हम आइलैंड कहेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ 3 साइड से है तो उसे हम पेनिनसुलर एरिया कहते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इंडिया का पेनिनसुलर एरिया कैसा है। ओके, Peninsular Plateau is a tableland composed of old crystalline, igneous and metamorphic rock. अब igneous rock और metamorphic rock से ये पेनिनसुलर प्लेटू बना गया है। अब देखते हैं कैसे। हाँ, यहाँ पर ये जो एरिया है वो इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। इग्नियस रॉक से कब बनता है? इग्नियस रॉक डायरेक्टली जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो जो लावा निकलता है, वो लावा जब बहुत टाइम के बाद, जब टेम्परेचर लो होने की वजह से जब वो ठंडा होता है तब वो इग्नियस रॉक बनता है। एंड मेटामॉर्फिक रॉक तो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स का ही एक अलग फॉर्म है जो कि बहुत सालों के बाद कंप्रेस्ड होने की वजह से बनता है, ठीक है। सो ये एरिया में हम लोग ज़्यादातर इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक देखते हैं, ठीक है। अब पेनिनसुलर प्लेटू जो है, जो ये एरिया है प्लेटू रीजन, वो 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक है सेंट्रल हाईलैंड्स एंड एक है डेक्कन प्लेटू, ठीक है। अब हम पहले सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में देखते हैं। ओके, सेंट्रल हाईलैंड्स जो है वो यहाँ पे जो नर्मदा रिवर है, ये नर्मदा रिवर है सतपुरा रेंज के ऊपर और विंध्या रेंज के नीचे। इस रिवर के नॉर्थ पार्ट में हम लोग सेंट्रल हाईलैंड्स देखते हैं। ये एरिया यहाँ से हम सेंट्रल हाईलैंड्स देखते हैं, ठीक है। अब सेंट्रल हाईलैंड्स का कुछ फीचर्स कैसे हैं? सेंट्रल हाईलैंड्स के विंध्यास जो है, यहाँ के ये विंध्यास के साउथ में सेंट्रल हाईलैंड्स है। यहाँ पे जो अरावलीज रेंज है जो हम राजस्थान में देखते हैं, अरावलीज रेंज के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, मीन्स ये रीजन जो है इसमें सेंट्रल हाईलैंड्स है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो राजस्थान के कुछ डेजर्ट एरिया है उसको भी सेंट्रल हाईलैंड्स टच करता है। मतलब ये एरिया जो है वो सेंट्रल हाईलैंड्स में आएगा, ये एरिया। ओके, अब यहाँ पर जो है कुछ मेजर रिवर्स फ्लो करती हैं, जैसे कि चंबल रिवर, सिंध रिवर, बेटवा रिवर, केन रिवर, ठीक है। सो इनका जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है। अब साउथ वेस्ट कौन सा है? ये रीजन, ये साउथ वेस्ट रीजन है, तो यहाँ से फ्लो करती है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। तो ये हमको क्या बताता है कि जब रिवर जो फ्लो करती है वो हमेशा हाई टू लो एरिया में फ़्लो करती है, ठीक है। तो अगर ये रिवर यहाँ से यहाँ फ़्लो कर रही है तो मतलब इसका ये एरिया का जो स्लोप है वो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट रीजन का स्लोप है, ठीक है। एंड ये रिवर फिर फ़्लो करके गंगा की ट्रिब्यूटरी, यमुना की ट्रिब्यूटरीज बनती है, जो कि वापस आगे जाके गंगा की ट्रिब्यूटरी बनती है, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है पेनिनसुलर प्लेटू का वो है डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू जो है वो बहुत बड़ा है एंड इसका कुछ एक्सटेंशन हम नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी देखते हैं। यहाँ पे जो करबी एंगलोंग नॉर्थ चाचर रीजन जो है वहाँ पे भी डेक्कन प्लेटू का कुछ पार्ट है,
ठीक है। तो डेक्कन प्लेटू के वेस्टर्न साइड में हम वेस्टर्न घाट्स देखते हैं एंड ईस्टर्न साइड में हम ईस्टर्न घाट्स देखते हैं। डेक्कन प्लेटू जो है सतपुरा रेंज के नीचे, मतलब सतपुरा रेंज के सदर्न रीजन में पाया जाता है। एंड यहाँ पे ये जो कैमूर हिल्स, मैकल रेंज एंड महादेव हिल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमूर हिल्स, मैकल रेंज एंड महादेव हिल्स है, इसको टच करता है। ठीक है। इट इज़ हायर इन स्लोप, मीन्स ये वेस्ट में हायर रीजन है एंड ईस्ट में ये स्लोप कहा जाता है। सो इसलिए यहाँ पे मेजर रिवर्स जो है जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है। ठीक है। इट इज़ सेपरेटेड बाय छोटा नागपुर प्लेटू। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि छोटा जो डेक्कन प्लेटू है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी पाया जाता है। सो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और यहाँ का रीजन को सेपरेट करता है वो ये है छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है। ओके अब यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स है और जो ये ईस्टर्न घाट्स है जो डेक्कन प्लेटू को टच करता है, उसका भी कुछ स्पेशल फीचर्स है। लाइक वेस्टर्न घाट में हम लोग कंटिन्यूअस माउंटेन्स देख सकते हैं जो कि एक ओरोग्राफिक बैरियर बनता है क्लाउड्स के लिए, जिससे कि यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है। ठीक है। बट जब हम ईस्टर्न घाट्स को देखेंगे तो ईस्टर्न घाट्स में कंटिन्यूअस माउंटेन्स नहीं हैं, बिकॉज जो वेस्ट टू ईस्ट रिवर फ्लो करती हैं, गोदावरी, महानदी, कावेरी, ये सारे जो रिवर फ्लो करती हैं वो माउंटेन्स को कट करती हैं। सो इस वजह से वो कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, और इसलिए ये यहाँ पे ज़्यादा ओरोग्राफिक बैरियर नहीं बनते हैं इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न घाट्स। ओके ओके एंड डेक्कन प्लेटू इज़ रिच इन ब्लैक सॉइल, जो कि इसलिए इसे डेक्कन ट्रैप कहा जाता है। ब्लैक सॉइल यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो कि कुछ क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। ओके सो पेनिनसुलर प्लेटू में हमको इतना ही देखना है। इसके दो पार्ट्स है, सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेटू। ये मत भूलना कि डेक्कन प्लेटू के कुछ पार्ट हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी देखते हैं। ठीक है। एंड इट इज़ सेपरेटेड बाय छोटा नागपुर प्लेटू। ओके एंड वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स के बारे में भी हमने देख लिया। ओके एंड नेक्स्ट फिजियोग्राफिक जो डिवीज़न है वो है इंडियन डेज़र्ट। अब इंडियन डेज़र्ट हम सब जानते हैं कि डेज़र्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाया जाता है एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट इन दी रन ऑफ कच्छ, गुजरात। ओके सो इंडियन डेज़र्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। अब यहाँ पर जो ये है राजस्थान में अरावली हिल्स पाए जाते हैं, उसके वेस्टर्न मार्जिन्स पे। अब जैसे कि हम यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे वेस्टर्न अरावलीज के वेस्टर्न रीजन में यहाँ पर जो अरावलीज है इसके वेस्टर्न रीजन में, ये रीजन में हमको डेजर्ट मिलते हैं। ठीक है, अरावलीज के वेस्टर्न रीजन में। ओके इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर। ये जाहिर सी बात है, जब वो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, रेनफॉल बिल्कुल नहीं होता है रेनफॉल, बट कम रेनफॉल होने की वजह से लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। ठीक है, 150 mm से भी कम रेनफॉल वहाँ पे होता है, तो इसलिए वहाँ पे वेजिटेशन कवर कम होता है। इन एरिड क्लाइमेट, सूखा क्लाइमेट वहाँ पे होता है। ठीक है, स्ट्रीम्स वहाँ पे भी होते हैं बट ओनली ड्यूरिंग रेनी सीजन। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हिमालयाज़ में जो रिवर है वो पेरिनियल रहते हैं, बिकॉज वहाँ पे जब बारिश का सीज़न रहता है तब तो रिवर फ्लो करेंगे ही, और जब समर सीज़न रहता है तब स्नो मेल्ट होने की वजह से वो वहाँ पे रिवर्स हमेशा फ्लो करती हैं। ठीक है, बट जब इंडियन डेजर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ रेनी सीज़न में स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं
हैं, ठीक है। उसके बाद वो डिसअपियर हो जाती हैं। लूनी रिवर, जो लूनी रिवर है राजस्थान में, वो एक सिंगल रिवर है जो कि सबसे लार्जेस्ट रिवर है। मतलब वहाँ पे और भी रिवर है, बट लूनी इज़ द ओनली रिवर विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन इंडियन डेजर्ट। सी हियर यू कैन सी ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड लूनी रिवर इज़ द ओनली लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट। ओके, and barkans, that is crescent shaped dunes, cover large areas but longitudinal dunes become prominent over. Okay, see, barkans जो है वो यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। बारकन्स मीन्स ये जो शेप के सैंड ड्यून्स हम देखते हैं ना, अगर आपने कोई फिल्म्स वगैरह में भी देखे होंगे तो जब डेजर्ट रीजन वो लोग दिखाते हैं, सो ऐसा ही रीजन ज़्यादा दिखाते हैं। तो ये जो रीजन है वो सैंड और विंड मूवमेंट की वजह से बनता है। विंड एक जगह से दूसरी जगह पे सैंड को लेके जाके डिपॉजिट करते हैं, तो ये यहाँ पे ऐसा सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, ठीक है। ये हम लोग अपने इंडियन डेजर्ट में ज़्यादा पाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट फीचर इज कोस्टल प्लेन्स। ओके, अभी कोस्टल प्लेन्स जैसे कि हम लोग ने देखे कि पेनिनसुलर जो प्लेटू है उसके वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न साइड में ईस्टर्न घाट्स है। सो वो जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स है वो कोस्टल प्लेन्स बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, द पेनिनसुलर प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाय अ स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। सी, यहाँ पर जो है वो कोस्टल प्लेन्स है, ये ब्लैक रीजन के इस तरफ वाला पार्ट जो है वो पूरा कोस्टल प्लेन्स है। ओके, अब कोस्टल प्लेन्स के बारे में भी हम लोग कुछ स्पेशल चीज़ें देख लेते हैं। जो वेस्टर्न कोस्ट है वो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में एक नैरो प्लेन बनाता है। ओके, यहाँ पे 3 सेक्शंस है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के, जो कि कोंकण प्लेन है, सेंट्रल स्ट्रेच में कन्नड़ प्लेन है एंड सदर्न स्ट्रेच में मलाबार कोस्ट है। वो अब हम थोड़े टाइम में देखते हैं। The plains along the Bay of Bengal are wide and level. In the northern part, it is referred as Northern Sircar, and in the southern part, it is known as Coromandel Coast. See, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, इस यहाँ के नॉर्दर्न पार्ट को हम कोंकण कोस्ट कहते हैं, जो कि मुंबई गोवा रीजन को मिलाकर बनाता है कोंकण कोस्ट। उसके बीच में यहाँ पे कर्नाटक रीजन में, ये जो कर्नाटक रीजन है यहाँ पे आता है कन्नड़ कोस्ट ये एरिया में, एंड द सदर्न पार्ट इज नोन एज मलाबार कोस्ट। ओके, तो वेस्टर्न कोस्ट में हम लोग को तीन पार्ट्स मिलते हैं, जो कि है कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट एंड मलाबार कोस्ट। एंड जो ईस्टर्न घाट है उसमें हम 2 पार्ट्स देखते हैं, जो कि है नॉर्दर्न सिरकास एंड कोरोमंडल कोस्ट। ओके, एंड द लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इज़ द आइलैंड्स। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था कि इंडिया के 2 आइलैंड्स, जो कि एक अरेबियन सी में और एक बे ऑफ बंगाल में है, उसके कुछ स्पेशल फीचर्स हम लोग इसमें देखेंगे। लक्षद्वीप आइलैंड्स लाई क्लोज टू मलाबार कोस्ट ऑफ केरला। ये जो यहाँ पे मलाबार कोस्ट हम लोग ने देखा, उसके ये रीजन में, ये जो मलाबार कोस्ट है उसके ये रीजन में हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सदर्न मलाबार के सदर्न पार्ट में लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। हाँ, लक्षद्वीप आइलैंड्स में हम लोग ज़्यादातर कोरल आइलैंड्स देखते हैं। कोरल आइलैंड्स मीन्स यहाँ पे कोरल स्पीशीज़ जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अर्लियर दे वेर नोन एज लैकेडिव, मिनिकॉय एंड अमिनदीव, ये पहले इसे कहा जाता था। एंड दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। ये जाहिर सी बात है, जब ये एरिया ज़्यादा से ज़्यादा पानी से घिरा हुआ रहेगा तो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर ज़्यादा होगा। फॉरेस्ट कवर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे डाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी जो है, या फिर फ्लोरा का डाइवर्सिटी जो है, मीन्स प्लांट्स वगैरह का, वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है।
In Bay of Bengal, we have Andaman and Nicobar Islands, which is also rich in biodiversity and also thick in forest. Okay, so ये यहाँ पे है अपना अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पे भी डाइवर्सिटी ज़्यादा है, एंड दिस इज लक्षद्वीप आइलैंड्स. ओके, so this was the last physiographic division which we were supposed to do. So with this we have come to an end of this chapter. I hope you guys enjoy the video. If you like the video, please like, share and subscribe, and catch you guys in the next video. Till then, stay tuned and stay happy.